हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रेलवे अपडेट 24/7 में। आज हम लोग देखने वाले हैं मिलिट्री एक्सरसाइज, जो दो देशों के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज किए जाते हैं और डिफेंस से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं जो कि एग्जाम में सीधे तौर से पूछे जाते हैं, उसको आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हाल ही में रेलवे के द्वारा जो है एलपी के लिए और टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी जारी की गई है। एलपी के लिए लगभग 5,600 प्लस वैकेंसी है, साथ ही टेक्नीशियन के लिए लगभग 9,000 पोस्ट पर वैकेंसी आने वाली है। इसके साथ ही इसी साल एनटीपीसी और ग्रुप डी की वैकेंसी, जो लेवल 1 की वैकेंसी होती है, ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है। इसके साथ ही बिहार में कई एग्जाम होने वाले हैं, उसमें ये एक्सरसाइज से सवाल रहते हैं, डिफेंस रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको हम सीधे तौर से देखते हैं। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न जो हमारे सामने है, उस ऐप का नाम क्या है जिस पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सभी आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझाकरण के लिए स्विच करेंगे। नया एक ऐप बनाया गया है जिस पर जो है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जो है सीएपीएफ, वो अपने आधिकारिक संचार के लिए यूज करेंगे। उस ऐप का नाम है संदेश ऐप। संदेश ऐप जो है जारी किया गया है जिसपे कि सीएपीएफ जो है अपना संचार व्यवस्था स्थापित करेंगे। ये कुछ बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आते हैं। कई बार कन्फ्यूजन होता है कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो सारे बॉडी हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत असम राइफल्स हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, सीआईएसएफ हैं, सीआरपीएफ हैं, आईटीबीपी, एनसीजी, एनएसजी और एसएसबी हैं। असम राइफल जो है अपनी सेवा देते हैं, असम राइफल अपनी सेवा देते हैं म्यांमार बॉर्डर के ऊपर। बीएसएफ जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर सेवा देते हैं। सीआईएसएफ जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया में जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में। सीआरपीएफ जो है रिजर्व फोर्स है, भारत सरकार की रिजर्व फोर्स है। आईटीबीपी जो है चाइना बॉर्डर पर सेवा देती है। साथ ही एनएसजी जो है मेनली सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं और एसएसबी जो है नेपाल और भूटान बॉर्डर पर जो है सेवा प्रदान करते हैं। ये सारे जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, और जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो आते हैं, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, उसमें मेनली जो है इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी, ये जो है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। साथ ही आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड, ये सारे डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, और ये जो सारे बॉडी हैं ये जो है होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करते हैं। अगला प्रश्न है, आईएनएस तरमुगली का कमीशनिंग समारोह किस नौसेना गोदी में आयोजित किया गया है। आईएनएस तरमुगली को वो विशाखापट्टनम में एक समारोह में जो है कमीशन किया गया है। इसके रिगार्डिंग कुछ फैक्ट हम लोग देख लें। आईएनएस तरमुगली जो है भारतीय नौसेना में 14 दिसंबर 2023 को नौसेना डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में एक औपचारिक कमीशनिंग समारोह में इसको शामिल किया गया है। फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस तरमुगली है ये, जिसको कमीशन किया गया विशाखापट्टनम में। इनको अब तक जो है अपनी विशेष सेवा के दौरान 3 नामों के साथ 2 देश के झंडों के नीचे काम करने का गौरव प्राप्त है। भारतीय नौसेना में आईएनएस तिलंगचांग और एक ट्रिंकल क्लास के जहाज के रूप में कमीशन किया गया था। वह 2006 तक जो सक्रिय सेवा में था। उसके बाद आईओआर में राजनयिक आउटरीच के हिस्से के रूप में भारत सरकार द्वारा यह मालदीव को प्रदान किया गया था, जहां उसने सेवा दी। उसके बाद जो है 2023 में इसको डिकमीशन किया गया। उसके बाद भारत को वापस लौटा दिया गया, जो कि विशाखापट्टनम में इसको कमीशन किया गया है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, संयुक्त सैन्य अभ्यास बिनवैक्स 2023 में कौन से सशस्त्र बल भाग ले रहे हैं। बिनवैक्स 2023 में कौन से सशस्त्र बल जो है भाग ले रहे हैं। इसमें जो भाग ले रहे हैं, भारत और वियतनाम की आर्मी भाग ले रही है। वियतनाम जो है हिंद चीन वाले क्षेत्र में जो चाइना से बॉर्डर लगता है, वहाँ पे 3 देश स्थित हैं, जिसमें कि वियतनाम है, लाओस है और कंबोडिया है। इसमें से लाओस जो है लैंडलॉक देश है, स्थलरूप देश है, लैंडलॉक कंट्री है। लाओस जो कंट्री हमारे सामने है, लाओस की राजधानी है वियंतियान, और इसकी जो मुद्रा है, करेंसी जो है लाओकिप है। लाओकिप इसकी मुद्रा है। इसके साथ जो कंबोडिया है, इसकी राजधानी है नोम पेन इसकी राजधानी है, और इसकी जो मुद्रा है वो कंबोडियन रियाल इसकी मुद्रा है। इसके साथ यहाँ पर एक देश है थाईलैंड की राजधानी जो है बैंकॉक है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो थाई बात जो है इसकी मुद्रा है। इसके साथ ही यहाँ पे एक देश देख रहे होंगे आप लोग, फिलीपींस की जो राजधानी है वो मनीला है। और फिलीपींस में ही जो है विश्व का अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है ये मनीला फिलीपींस में स्थित है। फिलीपींस से हमारे देश से जो है ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो फिलीपींस हमारे देश से इंपोर्ट कर रहा है। ब्रह्मोस जो मेनली मिसाइल है वो इंडिया और रसिया के द्वारा संयुक्त रूप से डेवलप किया गया है। इसमें जो ब्रह्मोस का जो नामकरण है वो इंडिया की ब्रह्मपुत्रा रिवर और रूस की जो मॉस्को रिवर है, इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है। इसके रिगार्डिंग कुछ फैक्ट हम लोग देख लें। संयुक्त सैन्य अभ्यास बिनवैक्स 2023, नाम से पता चल रहा है बिनवैक्स में वियतनाम और इंडिया शामिल है।
ये चौथा संस्करण है जिसमें कि 45 जो टीम में 45 मेंबर जो भारत से हैं और 45 ही से आपके वियतनाम से है। यह जो है इस बार जो संस्करण है वो चौथा संस्करण हनोई वियतनाम में आयोजित की गई है। बिनबैक्स अभियान जो शुरुआत हुई थी इसकी 2018 ईस्वी से शुरुआत हुई थी इसकी, और पहला संस्करण इसका जबलपुर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। यह भारत और वियतनाम में वैकल्पिक रूप से आयोजित एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। एनुअली हर वर्ष किया जाता है, एक बार वियतनाम में एक बार भारत में किया जाता है। इसका अंतिम संस्करण जो है भारत में 2022 में चंडी मंदिर मिलिट्री स्टेशन में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग के सामने है, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? इनका नाम है कैप्टन गीतिका कौल। कैप्टन गीतिका कौल फर्स्ट विमेन मेडिकल ऑफिसर टू बी डिप्लॉयड एट सियाचिन। सियाचिन में डिप्लॉयड होने वाली पहली महिला, उनका नाम है कैप्टन गीतिका कौल। अगला प्रश्न है, अरुद्रा क्या है जिसके लिए रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? अरुद्रा क्या है जिसके लिए रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? अरुद्रा जो है एक मध्यम शक्ति रडार है। अरुद्रा एक मीडियम पावर रडार है जिसको कि डेवलप किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने, और रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसकी मांग की गई थी, और ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा जो है डेवलप किया गया है। यह एक मीडियम पावर रडार है, मध्यम शक्ति रडार है। इसके रिगार्डिंग कुछ फैक्ट हम लोग देख लें। रक्षा मंत्रालय ने 23 मार्च 2023 को भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 37 करोड़ रुपये का 2 अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। पहला अनुबंध है भारतीय वायुसेना के लिए मध्यम शक्ति रडार अरुद्रा के लिए, और दूसरा अनुबंध है 950 करोड़ रुपये की लागत से 129 DR118 रडार चेतावनी रिसीवर। एक रडार मीडियम पावर रडार है, एक रिसीवर है। 2 परियोजनाओं के लिए रक्षा मंत्रालय ने BEL के साथ जो है अनुबंध पर साइन किया था। दोनों परियोजनाएं जो है बाय इंडिया के द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है, स्वदेशी रूप से निर्मित है दोनों। एक इसमें जो है वो अरुद्रा है जो कि मीडियम शक्ति रडार है, और दूसरा जो है कि चेतावनी रिसीवर है, इसका नाम है 129 DR118। इसके रिगार्डिंग कुछ और फैक्ट हम लोग देख लें। परियोजनाओं का उद्देश्य वायुसेना की निगरानी, पहचान, ट्रैकिंग और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं को बढ़ाना है। फेल के बारे में हम लोग कुछ देख लें। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भारत सरकार के स्वामित्व वाली एरोस्पेस और रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। ये पूर्णतः जो है भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है। यह मुख्य रूप से जमीनी और एरोस्पेस अनुप्रयोगों के लिए उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद बनाती है। BEL भारत में रक्षा मंत्रालय के तहत 9 PSU में से एक है। यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है, और 9 PSU जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग उसके अंतर्गत एक है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, और इसका स्थापना जो हुई थी 1954 में की गई थी। यह एक महारत्न कंपनी है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारतीय नौसेना ने नौसेना दिवस 2023 पर किस स्थान पर ऑपरेशनल प्रदर्शन आयोजित किया है? भारतीय नौसेना ने नौसेना दिवस 2023 पर किस स्थान पर ऑपरेशनल प्रदर्शनी का आयोजन किया है? ये जो आयोजित किया गया था वो सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। इसके रिगार्डिंग कुछ फैक्ट हम लोग देख लें। सॉरी, इस कार्यक्रम की मेजबानी नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार ने की थी। वर्तमान में जो नौसेना प्रमुख है उनका नाम है एडमिरल R हरिकुमार। इनके द्वारा इसकी मेजबानी की गई है। इसके साथ ही कुछ वरिष्ठ अधिकारी और सैन्य गणमान्य व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के समृद्ध समुद्री इतिहास का जश्न मनाना है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा 1660 में निर्मित सिंधुदुर्ग किले के माध्यम से परिलक्षित होता है। इसका जो मैंने प्रदर्शनी जो किया गया है वो छत्रपति शिवाजी के जो प्रयास था 1660 ईस्वी में सिंधुदुर्ग किले का निर्माण किया गया था। हम लोग जानते हैं कि नौसेना क्षेत्र में छत्रपति शिवाजी ने पहल की थी, काफ़ी काम किया था उन्होंने नौसेना के क्षेत्र में। उसी को भुनाने के लिए अभी हाल ही में जो है नौसेना का जो जहाज था जिसपे कि इंग्लिश जैक जो हुआ करता था इस प्रकार का नौसेना के झंडे पे, उसको हटाकर जो है अब छत्रपति शिवाजी के झंडे को नौसेना के झंडे पर इस्तेमाल किया जा रहा है। 4 दिसंबर को मनाया जाने वाला भारतीय नौसेना दिवस 1971 के युद्ध के दौरान कराची बंदरगाह पर हुए दुस्साहसिक हमले ऑपरेशन ट्राइडेंट की स्मृति में मनाया गया है। नौसेना दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसमें जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में, उसमें जो कराची पे इधर से अभियान हुआ था भारत की तरफ से ऑपरेशन ट्राइडेंट, उसकी स्मृति में मनाया जा रहा है। यह कार्यक्रम जो है लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से भी देखने के लिए उपलब्ध किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग के सामने है, भारतीय नौसेना ने किस स्थान पर पहली स्वदेशी रूप से विकसित एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया? भारतीय नौसेना ने किस स्थान पर पहली स्वदेशी रूप से विकसित एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है? ये देखिए एंटी शिप मिसाइल है जिसको कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से लॉन्च किया गया है। इस हेलीकॉप्टर का नाम है 42B हेलीकॉप्टर। इसके माध्यम से इसको लॉन्च किया गया है, और ये जो किया गया है ट्राई वो टेस्ट किया गया है विशाखापट्टनम में। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हम लोग देख लें। भारतीय नौसेना ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के द्वारा DRDO के सहयोग से सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर, इसके माध्यम से इसको टेस्ट किया गया है। पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल का सफलतापूर्वक निर्देशित उड़ान परीक्षण किया। ट्रायल टेस्ट जो विशाखापट्टनम में हुआ। यह साधक और मार्गदर्शन तकनीक सहित विशिष्ट मिसाइल प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक कदम। मिसाइल विभिन्न उन्नत तकनीकों को एकीकृत करती है, जिसमें हेलीकॉप्टर के लिए एक स्वदेशी लॉन्चर और अत्याधुनिक नेविगेशन और एकीकृत एवियोनिक्स युक्त एक मार्गदर्शन है। इसको जो लॉन्च किया गया वो इस हेलीकॉप्टर के माध्यम से किया गया, सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर, और इसका जो टेस्ट किया गया है वो है विशाखापट्टनम में।
अगला प्रश्न है ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन हाल ही में समाचार में देखा गया, इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन हाल में जो समाचार में देखा गया, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? ये जो है लाल सागर में, रेड सी में नौवाहन पर हूती नेतृत्व वाली हमलों का जवाब देने के लिए एक बहुराष्ट्रीय गठबंधन है। हाल ही में न्यूज में रहा था कि रेड सी के पास जो है यमन में जो सक्रिय है, यमन में सक्रिय हूती रिबेलियन जो है, हूती उग्रवादी संगठन जो है, उसके हमले के बचाव के लिए, उसको काउंटर करने के लिए बहुराष्ट्रीय गठबंधन के रूप में इसको ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन को शुरू किया गया है। इसके रिगार्डिंग कुछ फैक्ट हम लोग देख लें। ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन दिसंबर 2023 में लाल सागर में शिपिंग जहाजों पर हूती नेतृत्व वाले हमलों के जवाब के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा गठबंधन स्थापित किया गया है। ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन के रूप में जाना जाता है। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा हूती के गठन की घोषणा की, जिसका प्राथमिक उद्देश्य हूती ताकतों का मुकाबला करना है जो कि वाणिज्यिक जहाजों के खिलाफ अपने लगातार हमलों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार को खतरे में डाल रहे हैं। यमन में सक्रिय जो है हूती रिबेल्स, वो हाल ही में जो रेड सी के पास जो भी जहाजें गुजरती हैं, मालवाहक जहाजें गुजरती हैं, वाणिज्यिक जहाजें, उनके ऊपर लगातार हमले कर रही है। उसी को काउंटर करने के लिए ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन शुरू किया गया है। ऑस्टिन के अनुसार यमन से बढ़ते और लापरवाह हूती हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, निर्दोष नागरिकों को खतरे में डाल रहे हैं और व्यापार को सुचारू आवाजाही जो है उस पर खतरा प्रदान कर रहे हैं। इसमें जो शामिल है ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन में, उसमें यूनाइटेड किंगडम जो यूके है, बहरीन है, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशल्स और स्पेन जैसे विभिन्न राष्ट्र एकजुट होकर सामने आए हैं। इसके आगे जो प्रश्न हमारे सामने है, किस नौसेना प्रतिष्ठान को वाइस एडमिरल विनय राय चौधरी की ओर से वीर चक्र प्राप्त हुआ है? किस नौसेना प्रतिष्ठान को वाइस एडमिरल विनय राय चौधरी की ओर से वीर चक्र प्राप्त हुआ है? इसका नाम है INS शिवाजी। ये जो है लेफ्टिनेंट वाइस एडमिरल विनय राय चौधरी, जिनको कि मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया था, ये 1970 वॉर, इंडिया पाकिस्तान वॉर में सक्रिय थे। इन्होंने INS विक्रांत की रक्षा की थी। INS विक्रांत पे जो हवाई हमले हुए थे, इसकी मरम्मत इन्होंने की थी, विक्रांत को सुरक्षा प्रदान की थी इन्होंने। इसके लिए इनको मरणोपरांत जो है वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। वही वीर चक्र जो है INS शिवाजी को प्रदान किया गया है। इसके रिगार्डिंग कुछ फैक्ट हैं। INS शिवाजी को दिवंगत वाइस एडमिरल विनय राय चौधरी को दिया गया वीर चक्र मिला है। वाइस एडमिरल चौधरी को वीरता का प्रदर्शन 1971 भारत पाक युद्ध में हुआ था। उन्होंने असाधारण तकनीक, विशेषज्ञता और नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए समुद्र में रहते हुए INS विक्रांत की रक्षा की थी। युद्ध के दौरान उनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण उन्हें वीर चक्र प्राप्त हुआ था। यही वीर चक्र जो है INS शिवाजी को प्राप्त हुआ है। INS शिवाजी को यही वीर चक्र प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, पुणे में सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान करने के लिए कौन तैयार है? AFMC आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान करने के लिए कौन तैयार है? यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा प्रदान किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग कुछ फैक्ट देख लें हम लोग। अपनी महाराष्ट्र यात्रा के तीसरे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुणे में सशस्त्र मेडिकल कॉलेज को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया। वह वस्तुतः कंप्यूटेशनल मेडिसिन के लिए सशस्त्र बल केंद्र प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगी। प्रेसिडेंट्स कलर, जिसको कि राष्ट्रपति का निशान भी कहा जाता है, सर्वोच्च सम्मान है जो किसी भी सैन्य इकाई को दिया जा सकता है। AFMC इस वर्ष अपनी प्लेटिनम जयंती मना रहा है। 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। यह पुरस्कार राष्ट्र के लिए AFMC की शानदार 75 वर्षों की अनुकरणीय सेवा का प्रमाण है। AFMC एक प्रमुख सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा प्रतिष्ठान है और देश के अग्रणी मेडिकल कॉलेज में से एक है। तो इसको जो प्रेसिडेंट कलर है, राष्ट्रीय ध्वज है, वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय नौसेना सेमिनार 2023 की आत्मनिर्भर वायुसेना की मेजबानी की? निम्नलिखित में से किस शहर ने भारतीय नौसेना सेमिनार 2023, भारतीय नौसेना का जो 2023 का सेमिनार हुआ था, उसमें आत्मनिर्भर वायुसेना की मेजबानी की? ये शहर है कोच्चि। कोच्चि में जो है सेमिनार आयोजित किया गया था। दक्षिणी नौसेना कमान, कोच्चि में जो है दक्षिणी नौसेना कमान है, 2 दिवसीय सेमिनार की मेजबानी कर रही है, जिसका विषय भारतीय नौसेना की आत्मनिर्भर एयर आर्मी है। यह आयोजन मुख्यालय नौसेना विमानन के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। नौसेना के स्टाफ के प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार मुख्य अतिथि होंगे। इसमें चीफ गेस्ट होंगे R हरि कुमार, नौसेना प्रमुख होंगे। सेमिनार ने स्वदेशीकरण प्रक्रिया को पुनर्जीवित करने के लिए समकालीन प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के तरीकों को देखने के उद्देश्य से विमानन के क्षेत्र में विभिन्न विशेषज्ञों को एक मंच पर लाने में महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि यह आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के रूप में के अनुरूप नौसेना विमानन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के तरीकों पर एक अनूठा प्रयास था। ये जो इस बार का मेजबानी की गई है भारतीय नौसेना सेमिनार की, वो कोच्चि में की गई है। दक्षिणी कमांड में नौसेना की दक्षिणी कमांड है और इसमें चीफ गेस्ट थे R हरि कुमार, जो कि नौसेना प्रमुख हैं। अगला प्रश्न, भारतीय सेना में महिला अधिकारियों के पहले बैच को किस रेजिमेंट में कमीशन किया गया है? भारतीय सेना में महिला अधिकारियों के पहले बैच को जो है आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया गया। विमेन पावर फ्रॉम OTA टू बूस्ट इंडियन आर्मीज आर्टिलरी, पहली बार जो महिला अधिकारियों का बैच आर्टिलरी में शामिल किया गया है। कौन सा संस्थान देश में अपनी तरह का पहला सशस्त्र बल कर्मियों के लिए ड्रोन प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है? ड्रोन के लिए जो प्रशिक्षण कर रहा है वो है IIT गुवाहाटी।
सशस्त्र बल कर्मियों के लिए ड्रोन प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है IIT गुवाहाटी के द्वारा चलाया जा रहा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT गुवाहाटी सशस्त्र बलों के संचालन को आधुनिक बनाने के लिए जूनियर कमीशन अधिकारियों साथ ही अन्य अधिकारियों को ड्रोन प्रौद्योगिकी पर 3 महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह पाठ्यक्रम प्रतिभागियों को सेवानिवृत्ति के बाद भी करियर के विकल्प को चुनने में मदद करेगी, क्योंकि यह कार्यक्रम उन्हें विविध ड्रोन उद्योग या प्रौद्योगिकी उद्यमों के रूप में सफल होने के लिए ज्ञान धारण और दृष्टि से लैस करेगी। देश में अपनी तरह का यह पहला कार्यक्रम ड्रोन प्रौद्योगिकी पायलट प्रशिक्षण, सॉफ्टवेयर संचालन और अनुप्रयोगों को संपूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करेगी। तो जो है IIT गुवाहाटी के द्वारा सशस्त्र बलों को ड्रोन के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। अगला प्रश्न है 11 अप्रैल 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के साथ दशक के बाद सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू किया? ये फिलीपींस के साथ किया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और साथ ही फिलीपींस जो है एक्सरसाइज कर रहा है। इस एक्सरसाइज का जो नाम रखा गया है बालिकातान रखा गया है। दोनों ही प्रशांत महासागर में स्थित देश से, जो वेस्टर्न कोस्ट है USA का वो प्रशांत महासागर से पैसिफिक ओशन से लगता है, और जो फिलीपींस है वो भी पैसिफिक ओशन में स्थित है। इसमें लाइव फायर अभ्यास शामिल होगा जिसमें दक्षिणी चीन सागर, मेनली चाइना को काउंटर करने के लिए प्रयास है। दक्षिणी चीन सागर और ताइवान जल डमरू मध्य में पानी में नाव डुबाने वाला रॉकेट हमला शामिल होगा। पानी में जो नाव को डुबाया जाता है वो रॉकेट का हमले का अभ्यास किया जाएगा। लंबे समय से संधि के सहयोगियों द्वारा बालिकातान तागालोग फॉर शोल्डर टू शोल्डर वाला वार्षिक अभ्यास 28 अप्रैल 2023 तक चलेगा। यह एशिया में अमेरिकी मारक क्षमता का नवीनतम प्रदर्शन होगा। ताइवान पर संभावित लड़ाई सहित चीन का बेहतर मुकाबला करने के लिए बाइडेन प्रशासन इंडो पैसिफिक में गठबंधनों को मजबूत कर रहा है। मेनली जो है वो चाइना को काउंटर करने के लिए है। चाइना का प्रभाव लगातार दक्षिण चीन सागर में बढ़ता जा रहा है, उसको काउंटर करने के लिए, ताइवान को हमले से बचाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए। अमेरिका जो है 50 राज्यों का एक देश है, जिसमें कि मेनलैंड अमेरिका जो है उसमें 48 स्टेट्स हैं, प्लस एक अलास्का वाला है, और एक हवाई जो है हवाई द्वीप वो प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी आज़ादी जो हुई थी 4 जुलाई 1776 को हुई थी, और GDP के लिहाज से सबसे बड़ा देश है। राजधानी वाशिंगटन DC है, मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। राष्ट्रपति फिलहाल जो बाइडेन है और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है और इसकी मुद्रा है फिलीपीन पेसो। फिलीपींस के मनीला में ही अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है 40वां तटरक्षक कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तटरक्षकों का जो 40वां सम्मेलन था वो नई दिल्ली में, देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें कि देख रहे हैं आप यहाँ पर राज्य रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह भी उपस्थित थे। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस देश ने जनवरी 2023 में पहली बार सैन्य अभ्यास साइक्लोन 1 आयोजित किया? साइक्लोन 1 युद्ध अभ्यास जो है किस देश ने आयोजित किया? भारत और मिस्र जो है वार्षिक रूप से साइक्लोन मिशन का साइक्लोन युद्ध अभ्यास वार्षिक रूप से करते हैं। इस बार जो यह है राजस्थान में आयोजित किया गया है। भारत के राजस्थान में यह पहली बार आयोजित किया गया है। इसका आयोजन वार्षिक रूप से किया जाएगा। भारत और मिस्र जनवरी 2023 में जैसलमेर में, राजस्थान के जैसलमेर में विशेष बलों को शामिल करते हुए पहला सैन्य अभ्यास साइक्लोन किया है। यह वार्षिक रूप से किया जाएगा। नेक्स्ट जो इसका संस्करण होगा वो मिस्र में किया जाएगा। यह दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को 75 साल पूरे होने के जश्न में शुरू किया गया। डिप्लोमेटिक रिलेशन जो इंडिया और इजिप्ट का, उसके 75 साल पूरे हो चुके हैं। 2023 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन, जाहिर सी बात है जो 2023 में G20 सम्मेलन हुआ था उसका होस्ट कंट्री जो थी चेयरमैन वो इंडिया थी। इसने मिस्र को जो अतिथि देश के रूप में भी आमंत्रित किया था। अप्रैल 2022 में मिस्र ने मान्यता प्राप्त देशों की सूची में भी भारत को शामिल किया था। कुछ देश के साथ जो भारत के सैन्य अभ्यास होते हैं उसको एक नज़र हम लोग देख लें। अमेरिका के साथ जो युद्ध अभ्यास होता है उसको कहते हैं वज्र प्रहार। बांग्लादेश के साथ होता है संप्रीति। फ्रांस के साथ शक्ति अभ्यास होता है और गरुड़ अभ्यास होता है, 2 होता है। और इंडोनेशिया के साथ जो है गरुड़ शक्ति। दोनों में डिफरेंस है। फ्रांस के साथ शक्ति और गरुड़ है, जबकि इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति है। थाईलैंड के साथ मैत्री है। कई बार लगता है कि मैत्री बांग्लादेश के साथ होगा, लेकिन ये थाईलैंड के साथ है। थाईलैंड के साथ मैत्री है, जबकि बांग्लादेश के साथ संप्रीति है। बांग्लादेश के साथ संप्रीति है और थाईलैंड के साथ मैत्री है। मंगोलिया के साथ जो है नोमैडिक एलिफेंट, और जापान के साथ हर्मा गार्डियन। चीन के साथ हैंड इन हैंड। ओमान के साथ अल नजाह नसीम अल बहर एस्टन ब्रिज, ये पूछा जाता है एस्टन ब्रिज। कजाकिस्तान के साथ काजिन और नेपाल के साथ सूर्य किरण आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है हाल ही में हवासोंग 17 जो कि खबरों में रहा, निम्नलिखित में से इसका संबंध किससे है? यह जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि नॉर्थ कोरिया के द्वारा डेवलप किया गया है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके बारे में कुछ हम लोग देख लें फैक्ट। ये उत्तर कोरिया का है जो कि 2 चरणों वाली अंतर महाद्वीपीय इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी अनुमानित जो परिचालन क्षमता है लगभग 15,000 किलोमीटर है। हवासोंग 17 एक 2 चरण तरल ईंधन लिक्विड फ्यूल वाला है। सड़क पर मोबाइल ट्रक के माध्यम से इसको कैरी किया जाता है। 22 पहिए वाले ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर वाहन के द्वारा इसको लाया जाता है। इस मिसाइल की जो व्यास है वो 2.7 मीटर है, जबकि इसकी लंबाई जो है 56 मीटर है। इसकी मारक क्षमता 15,000 किलोमीटर है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में हम लोग कुछ देख लें। इंटरकॉन्टिनेंटल जो बैलिस्टिक मिसाइल है एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है जिसकी मारक क्षमता 5500 किलोमीटर, 5.5 से ऊपर जिसकी मारक क्षमता होती है उसको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की श्रेणी में रखते हैं, जबकि उसकी मारक क्षमता जो है
इसकी मारक क्षमता लगभग 15,000 किलोमीटर तक है। 5500 से अधिक वाले को हम लोग इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। हॉसोंग 17 की जो मारक क्षमता है वो 15,000 किलोमीटर है। इस टेक्नोलॉजी जिस देश के पास ये टेक्नोलॉजी उसमें रसिया है, यूएसए है, चाइना है, फ्रांस है, इंडिया है, यूके है और उत्तर कोरिया है। यही एक देश है, यही सारे देश हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी इन्हीं देशों के पास है। अगला प्रश्न है 37वां इन्फेंट्री कमांडर सम्मेलन किस स्थान पर सफलतापूर्वक आयोजित किया गया? ये जो है इन्फेंट्री स्कूल महू में इसका आयोजन किया गया, 37वां इन्फेंट्री कमांडर सम्मेलन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बी है, 6 पनडुब्बियां भारत बना रही है इसके साथ फ्रांस के साथ मिलकर, जो कि प्रोजेक्ट 75 के तहत है। इसमें 6 पनडुब्बियां है, INS कलवरी है, खंडेरी है, वागीर है, करंज है, बेला है और बागासीर है। 6 पनडुब्बियां टोटल स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां जो कि प्रोजेक्ट 75 के तहत बन रही है। और इसमें जो हमारा भागीदार देश है इंडिया के साथ जो है वो फ्रांस है। इंडिया और फ्रांस इसको ज्वाइंटली डेवलप कर रहा है। जनवरी में जो कमीशन की गई थी उसका नाम है INS वागीर। इस पनडुब्बी के बारे में थोड़ी जानकारी ले लें। INS वागीर भारतीय नौसेना की स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। वागीर का नाम जो है एक रेत मछली से लिया गया है, रेत की मछली से लिया गया इसका नाम, जो हिंद महासागर में पाया जाने वाला एक विषैला सांप है। पनडुब्बी का निर्माण मुंबई मंझगांव डॉक यार्ड लिमिटेड में किया जा रहा है। इसका निर्माण जो है मुंबई में मंझगांव डॉक लिमिटेड में किया जा रहा है। फ्रांस की नौसेना समूह DCNS के द्वारा सहयोग से इसको विकसित किया जा रहा है। भारतीय नौसेना की 5वीं स्टील्थ स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS वागीर 5वीं है। 23 जनवरी 2023 को इसको शामिल किया गया है नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में। एडमिरल R हरि कुमार जो नौसेना प्रमुख है R हरि कुमार के द्वारा इसमें चीफ गेस्ट थे, इनके मौजूदगी में इसको शामिल किया गया है। फ्रांस की जो है मेसर्स नेवल ग्रुप, फ्रांस के सहयोग से मेसर्स नेवल ग्रुप जो है फ्रांस के सहयोग से मंझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड जो है मुंबई में 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। ये प्रश्न बन सकता है इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो मंझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड जो है मुंबई में इसको डेवलप किया जा रहा है। INS वागीर पश्चिमी नौसेना कमान के पनडुब्बी बेड़े का हिस्सा बनेगा और कमान के शस्त्रागार का एक और शक्तिशाली हिस्सा होगा। INS वागीर जो होगा वो पश्चिमी नौसेना कमान में नेतृत्व प्रदान करेगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है? वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार किन्होंने ग्रहण किया है? उनका नाम है एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। ये वायुसेना के उप प्रमुख होंगे। वायुसेना के जो प्रमुख हैं फिलहाल वो है VR चौधरी। वायुसेना के प्रमुख VR चौधरी हैं। सुप्रीम कमांडेंट जो है सर्वोच्च सेनापति वो राष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान में सुप्रीम कमांडेंट जो है सर्वोच्च सेनापति वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। वायुसेना अध्यक्ष VR चौधरी हैं, जबकि नौसेना अध्यक्ष जो है R हरि कुमार है और थल सेना अध्यक्ष जो है मनोज पांडे हैं। CDS जो है जनरल बिपिन रावत की जगह पे वो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। इसके साथ ही महानिदेशक सैन्य अभियान के वो है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। ये इंपॉर्टेंट है। CDS पहले CDS थे भारत के बिपिन रावत, जिनका के एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। अभी जो वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं उनका नाम है आशुतोष दीक्षित और अभी जो प्रमुख हैं वो है VR चौधरी। आशुतोष दीक्षित के बारे में कुछ बातें हम लोग देख लें। वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA और भारतीय वायुसेना अकादमी के पूर्व छात्र हैं। दीक्षित अपने करियर के दौरान विभिन्न कमान और स्टाफ के पदों पर काम किया, जिसमें भारतीय वायुसेना अकादमी के कमांडेंट और पश्चिमी वायु कमान के वायु अधिकारी कमांडिंग चीफ थे। पश्चिमी वायु कमान जो है उनमें कमांडिंग चीफ के पोस्ट पर पहले काम कर चुके हैं। वह अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं, साथ ही युद्ध सेवा मेडल भी प्राप्त कर चुके हैं। दीक्षित भारतीय वायुसेना के 26वें डिप्टी कमांडेंट है। भारत के जो वायुसेना के जो कमान है उनको विभिन्न भागों में विभाजित किया गया। हम लोग देख लें। पश्चिमी वायु कमान जो है वो नई दिल्ली में है। पश्चिमी वायु कमान नई दिल्ली में है। पूर्वी वायु कमान जो है शिलोंग मेघालय में है। मध्य वायु कमान जो है वो इलाहाबाद प्रयागराज UP में है। और दक्षिणी पश्चिमी जो है साउथ वेस्ट एयर कमान वो चंडीगढ़ में है। दक्षिणी वायु कमान साउथ एयर कमान वो त्रिवेंद्रम केरला में है। प्रशिक्षण कमान जो ट्रेनिंग कमांड है वो हब्बल कर्नाटका में है। पहले ये बेंगलोर में हुआ करता था, अब इसको 1964 के करीब में इसको हब्बल में शिफ्ट कर दिया गया है। अनुरक्षण कमान जो है नागपुर महाराष्ट्र में है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें कि हम लोगों ने डिफेंस रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स देखे, बहुत सारे सैन्य युद्ध अभ्यासों को देखा, साथ ही सैन्य अभियानों को देखा, इसके साथ जो रक्षा उपकरण के बारे में थोड़ी जानकारी ली। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल पर, जिसपे कि लगातार रेलवे से रिलेटेड वीडियो बनाए जा रहे हैं। रेलवे में जो करंट अफेयर्स का सेक्शन होता है, GK का सेक्शन, GS का सेक्शन प्लस करंट अफेयर का सेक्शन होगा, उससे रिलेटेड हम लोग इस चैनल पर वीडियो लगातार अपलोड कर रहे हैं। तो इससे आप जुड़ के अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।